यार चलो भाई। गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एपेक्स कैरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभात शर्मा आपके लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट नंबर 6। 5 मॉक टेस्ट हम इससे पहले अपने इस चैनल पर कर चुके हैं। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुलाइए कि क्लास शुरू हो गई है सीडीपी की। बुलाइए जरा अपने लोगों को, शेयर करिए। लाइक तो आप कर ही देते हैं, केवल जरा आपको अब केवल और केवल क्या करना है, शेयर करनी है, जिससे कि और भी लोग आ जाए। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आपका एपेक्स कैरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम डेली मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला चला रहे हैं सीडीपी की, उसका टाइम शुरू हो गया है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। आप लोग जरा जल्दी से आ जाइए, 6वां मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत है एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार शिल्पा कुमार शॉर्ट्स, नमस्ते। कृष्णवीर चौधरी नमस्ते। देव चौधरी नमस्ते। मनोज रावत नमस्कार। सौम्या कुमारी राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की मॉक टेस्ट सीडीपी नंबर 6 में। चलिए हम बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मॉक टेस्ट नंबर 6 है। आज बहुत धमाकेदार, बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए जाना पड़ेगा हमें मॉक टेस्ट नंबर 6 पर। मॉक टेस्ट 6 आ गया है आपके सामने। आप देख रहे हैं यूट्यूब एपेक्स कैरियर क्लासेज का ऑनलाइन चैनल। पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। आप मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और आंसर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। पहला कथन दे दिया है, कारण दे रहा है, नीचे तर्क दे रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो देखिए, विकास का एक सिद्धांत होता है जिसका नाम होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इंटर रिलेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या कहती है? इंटर रिलेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये कहती है कि विकास के सभी क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र? विकास का शारीरिक क्षेत्र, विकास का मानसिक क्षेत्र, विकास का संवेगात्मक क्षेत्र, विकास का सामाजिक आयाम, क्षेत्र को ही कह देते हैं आयाम, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर ये सही है तो कहीं ना कहीं इस अच्छे सही होने का प्रभाव इन पर बाकियों पर अच्छा पड़ेगा। अगर इनमें से कोई सा भी खराब होता है तो उस खराब का प्रभाव भी कहीं ना कहीं औरों पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों की भी सेहत पर पड़ेगा। तो इसलिए यह कह रहा है कि शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा शरीर सही है तो हमारा सामाजिक विकास भी सही रहेगा और हमारी बुद्धि भी सही रहेगी। बुद्धि को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो इसका मतलब ये हो गया कि बचपन में विकास के सभी आयाम, आयाम का मतलब है क्षेत्र, आयाम का मतलब क्या है? क्षेत्र।
विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित भी करते हैं। तो पहली बात भी सही है और सही दूसरी भी बात है। तो ऐसा कौन सा विकल्प कह रहा है? ऐसा कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि ए कथन और आर कथन दोनों सही है और आर वाला कथन ए वाले कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, दोनों पेपर के लिए उपयोगी है ये। हाँ जी, दोनों के लिए उपयोगी है। फर्स्ट पेपर की साइकोलॉजी और सेकंड पेपर की साइकोलॉजी सीडीपी दोनों की समान होती है, बराबर होती है, कोई अंतर नहीं होता। तो आप इसको सीडीपी को खासकर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ना बांटें। दोनों की सीडीपी एक जैसी, बिल्कुल रत्ती भर इंच का भी अंतर नहीं होता है सीडीपी में। बाकी की बातें हम आगे करते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि विकास की शुरुआत सिर से होती है और फिर बाकी शरीर के हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो देखिए, विकास के सिद्धांत को लेकर दो बातें कही जाती हैं, एक तो सिर से पैर की ओर और दूसरी बात कही जाती है केंद्र से बाहर की ओर। ये दो सिद्धांत हैं विकास को लेकर। विकास की दिशा के दो सिद्धांत होते हैं। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट दो सिद्धांतों को फॉलो करता है। पहला सिद्धांत है सिर से पैर की ओर और दूसरा है केंद्र से बाहर की ओर। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सिर से शुरू होता है? तो सिर से ये वाला शुरू होता है और इस वाले को क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं शीर्षगामी सिफेलोकॉडल समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर सिरा पदाभिमुख। इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन हमें बस पकड़ना है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिफेलोकॉडल। और ये जो केंद्र से बाहर की ओर का जो सिद्धांत है ये होता है समीप द्यूराभिमुख, जिसको अधोगामी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अधोगामी सिद्धांत आपसे यहां पूछा नहीं है, पूछा आपसे यह है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सिर से शुरू होता है फिर बाकी के शरीर के हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो सिर से केवल एक ही सिद्धांत शुरू होता है, शीर्षगामी, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये बात जिस किसी ने भी बोली है कि दुनिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, साइकोलॉजी सब में एक समान होती है। बिल्कुल 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 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आप लोगों को आवाज और प्रॉपर सुनाई दे रही है और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं? कमेंट करिए जरा, क्या आप लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है और क्वेश्चन सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं क्या? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। बताइए जरा, क्या आप लोगों को हाँ बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इनमें से क्या आनुवांशिकता द्वारा हमें मिला है? परिपक्वता मिली है, पाड़ मिली है, अनुकूलन मिला है या सामाजिकरण मिला है? कौन सी चीज इसमें से आनुवांशिक स्वभाव है? 4 ऑप्शनों में से कौन सी चीज ऐसी है जो हमें आनुवांशिकता के रूप में मिली है और उसका पूर्व निर्धारण हो चुका था जब हमारा जन्म होता है, उस समय उसका निर्धारण हो जाता है? बताइए जरा। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए जरा, जल्दी से।
सी बता रहे हैं लोग, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आंसर सही होगा। आनुवांशिकता द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा जिसका निर्धारण होता हो, और आनुवांशिकता के द्वारा जिसका निर्धारण हो जाता हो पूर्व में ही, पहले ही। एक तो निर्धारण पहले ही हो जाता हो, और दूसरा पूछ रहा है कि आनुवांशिकता के द्वारा होता हो। तो देखिए हमारे अंदर जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता आती है, वो परिपक्वता केवल और केवल किसके कारण आती है? आनुवांशिकता के कारण आती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, परिपक्वता। देखिए पाड़, पाड़ दूसरों के द्वारा दी जाती है, सहयोग, इशारे, संकेत। तो जो पाड़ दी जाती है वो एक वातावरण की प्रक्रिया हो गई, इसके लिए जिम्मेदार है वातावरण। अनुकूलन जब बच्चा करता है तो अनुकूलन बच्चा करता है वातावरण में आकर। अनुकूलन मतलब खुद को समायोजन करना। बच्चे में जो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो वातावरण की देन है। और समाजीकरण तो पेट से होता ही नहीं है, समाजीकरण किससे होता है बच्चे का? समाजीकरण की प्रक्रिया भी वातावरण में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आई है, पहले तो आप ये समझिए कि आप मैच्योरिटी को क्या समझते हैं, होती क्या है मैच्योरिटी? मैच्योरिटी का मतलब हमारी समझदारी नहीं होता है, मैच्योरिटी का मतलब होता है हमारे शारीरिक अंगों की पूर्णता। हमारे शरीर के अंगों में जो पूर्णता आएगी वो अपने आप आती है, वो वातावरण से नहीं आती, वो एक आनुवांशिक प्रोसेस है। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब हम समझते कुछ है और होता कुछ है। परिपक्वता का मतलब होता है हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट का पूरी तरीके से विकसित हो जाना, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा पैर हो, चाहे हमारा सिर हो, चाहे हमारी नाक हो, चाहे हमारे होठ हो, चाहे हमारे कान हो। अगर ये पूरी तरह से डेवलप हो गए, इसका मतलब है ये मैच्योर हो गए, अंग मैच्योर हो जाना। समझदारी से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। पहला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, और मैंने आपको समझा भी दिया है कि क्यों होगा पहला आंसर। फिलहाल बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं? क्वेश्चन पूछा है जीन पियाजे के अनुसार। पहला देख लेते हैं परिपक्वता, दूसरा अनुबंधन, तीसरा सजा, चौथा क्रिया, और पांचवा है सामाजिक अनुभव। तो जीन पियाजे के कौन कौन से टर्म आपको इसमें से दिखाई दे रहे हैं वो देखिए जरा आप। मैं आपको बता देता हूं कि जीन पियाजे ने यह कहा था कि बच्चे के जो विकास को 4 तत्व प्रभावित करते हैं। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं वो? सबसे पहला होता है क्रियाशीलता, एक्टिवनेस, बच्चे का सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने बताया मैच्योरिटी, जैसे जैसे हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे हम सीखते हैं। दूसरा उन्होंने कारण बताया परिपक्वता। तीसरा उन्होंने कारण बताया संतुलीकरण। संतुलीकरण का मतलब यहां है दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाना। कौन कौन सी दो प्रक्रियाएं? समावेशन और समायोजन के बीच में। और चौथा उन्होंने बताया फिजिकल एक्सपीरियंस, जो हम अपने पर्यावरण से क्या लेते हैं? अनुभव लेते हैं। जो हम अपने वातावरण पर क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हमें खुद करनी होती हैं, उससे जो प्राप्त अनुभव होता है उससे हम सीखते हैं। तो ये 4 तत्व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ये कहा है जीन पियाजे ने। तो इनमें से कौन कौन से तत्व दे रखे हैं देख लेते हैं। परिपक्वता, परिपक्वता होती है। अनुबंधन का कोई नाम नहीं लिया है, सजा का कोई नाम नहीं लिया है, क्रिया, एक्टिवनेस ये कहा है उन्होंने, और सामाजिक अनुभव। अब आप एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि चलो परिपक्वता तो मान लिया और क्रिया भी मान लिया, अब यहां लिख रहा है सामाजिक अनुभव। आपने सबने पढ़ रखा है कि सामाजिक अनुभव जो शब्द है वो तो वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में सामाजिक अनुभव आएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां अगर ऑप्शन लिखा रहता सामाजिक अंतःक्रिया तब इस ऑप्शन को हम नहीं लेते। यहां कह रहा है समाज से प्राप्त अनुभव, अर्थात वो अनुभव जो हमने अपने पर्यावरण से खुद लिए हैं।
वो एक्सपीरियंस जो हमने खुद लिया है। यहां अनुभव के चक्कर में ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो हमें 3 चीजें लेनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? परिपक्वता लेनी पड़ेगी, क्रिया लेना पड़ेगा और सामाजिक अनुभव लेना पड़ेगा। तो पहला, चौथा और पांचवा, ये इसका ऑप्शन सही है और ये लिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। 4 इसका सही आंसर है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। ये जो मैंने आंसर लिया है सामाजिक अनुभव वाला, ये वाला जीन पियाजे के सिद्धांत में क्यों लिया है? क्योंकि यहां इसका मतलब सामाजिक अंतःक्रिया नहीं है, समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं हो रही है, समाज साथ में जुड़ नहीं रहा है। ये कह रहा है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव का मतलब है वो अनुभव जो हमने अपने पर्यावरण से खुद लिए हैं। क्योंकि जीन पियाजे का क्या मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अगर हम अपने पर्यावरण से, अगर हम अपने समाज से अनुभव ले रहे हैं, स्वयं ले रहे होंगे ना अनुभव, हम अपने अनुभव स्वयं ले रहे होंगे। यहां अंतःक्रिया नहीं हो रही है। अंतःक्रिया में कोई हमें दूसरा भी व्यक्ति सहयोग करता है सीखने में, इसलिए ये टर्म भी यहां पे लेना पड़ेगा। क्योंकि इसका अंग्रेजी जो वर्जन होगा वो होगा फिजिकल एक्सपीरियंस। फिजिकल एक्सपीरियंस जीन पियाजे का टर्म है, इसलिए पहला, चौथा और पांचवा तीनों लेने पड़ेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? क्या मुझे जरा कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं आया है? बताइए जरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। बताओ जरा। मान के चलो कि 2 बर्तन है, एक चौड़ा बर्तन है, एक लंबा बर्तन है। तो पानी बराबर है, इसमें डाला पानी और उतना ही पानी इस गिलास में डाला, तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या? क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन बच्चा कह रहा है कि आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से मात्रा बढ़ जाएगी। मात्रा तो स्थिर रहेगी। अरे वो पानी है, वो 100 ग्राम या 250 ग्राम या 150 ग्राम या 1 लीटर से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, चाहे आप चौड़े बर्तन में डाल लो, चाहे सकरे बर्तन में डाल लो। लेकिन बच्चा कह रहा है कि बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि बच्चा अभी 2 से 7 साल की अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है वो बच्चा। और बच्चा अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे के अंदर संरक्षण कौशल नहीं आ पाता है। ये जो संरक्षण कौशल है, जिसके संरक्षण कौशल के जो 2 भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक तो पलटावी और एक विकेंद्रीकरण। ये दोनों गुण उसके अंदर विकसित नहीं हुए हैं। और जब ये दोनों गुण विकसित नहीं होते हैं तो उसके अंदर संरक्षण का भी गुण नहीं विकसित होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। और देख लेते हैं ऑप्शन। बच्चों ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया है। वस्तु स्थायित्व से इस बात का कोई लेना देना नहीं है जो ऊपर दे रखी है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढना। जीववादी सोच से इसमें कोई संबंध नहीं है। जीववादी सोच होती है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। तो यहां ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। और बच्चा क्रमबद्ध की प्रक्रिया करने में अच्छा है। क्रमबद्ध पूछा नहीं है, चीजों को क्रम से लगाना लंबाई के आधार पर, कौन चीजें छोटी आएगी, कौन पहले बड़ी आएगी, फिर बाद में बड़ी आएगी। तो जो आरोही और अवरोही क्रम है इसका उसमें कोई संबंध नहीं है। इसलिए राइट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी उसमें संरक्षण का गुण नहीं आ पाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बताए हैं उनका सही क्रम क्या है? संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण,
मूर्त संक्रियात्मक चरण और लास्ट में है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक संवेदी चालक और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। क्या ये ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। और लास्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उनका याद करने का तरीका क्या है? आप एक ट्रिक याद कर लीजिए और वो ट्रिक है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ट्रिक बन गई है आपके सामने। ट्रिक क्या बनी है? सबने पूरी की मूर्ति आपकी। यहां सबने का मतलब है संवेदी, यहां पूरी का मतलब है पूर्व, मूर्ति का मतलब है मूर्त और आपकी का मतलब है अमूर्त। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने मतलब संवेदी, पूरी मतलब पूर्व, मूर्ति मतलब मूर्त और आपकी मतलब अमूर्त। तो ये क्रम सही होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर पहले में लिख रहा है। अगर आपसे चरण पूछता है कि कौन सा चरण कितने वर्ष का होता है, तो पहला वाला होता है 0 से 2, दूसरा वाला होता है 2 से 7, तीसरा वाला होता है 7 से 11 और लास्ट वाला होता है 11 से अधिक। ये इसका सीक्वेंस होता है आयु का। संवेदी पेशी अवस्था की आयु पूछ ले तो 0 से 2 बतानी है, पूर्व संक्रियात्मक की पूछ ले तो 2 से 7 बतानी है, मूर्त संक्रियात्मक की पूछ ले तो 7 से 11 बतानी है और अमूर्त संक्रियात्मक की पूछ ले तो 11 और उससे एवं बतानी है। अगर पूछ ले कि तीसरी अवस्था कौन सी है तो मूर्त बतानी है, दूसरी पूछ ले तो पूर्व बतानी है, चौथी पूछ ले तो अमूर्त बतानी है, उसका ही नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। ये पूछ ले कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई है तो 4 बतानी है। ये पूछ ले कि 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं तो नाम बताना है जीन पियाजे का। और संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं बताई हैं जो कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेहा एक लड़की है जो खुद को अपनी मां के द्वारा लाई गई मिठाई, उनकी मां है नेहा की, वो मिठाई लेके आई हैं और वो मिठाई किसके लिए? मेहमानों के लिए लेके आई हैं। खाने से, उन मिठाइयों को खाने से खुद को रोकती है यह सोचकर कि अगर खाने से वह पकड़ी जा सकती है और खाने से अगर पकड़ी जाएगी तो पकड़ने के बाद क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, या पकड़े जाने के बाद क्या है? सजा का प्रावधान है। तो वो डर रही है क्या मिलने से? सजा मिलने से या दंड के मिलने से। तो वो नैतिक विकास की किस अवस्था में है? इसमें बच्चा आदान प्रदान की भावना के साथ काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सजा। वो सजा का पालन कर रही है क्योंकि अगर उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, मिठाई बिना पूछे ली तो उसको सजा मिलेगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना? 7वें का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक भाई साहब हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर आप व्यू बढ़वाइए। अरे यार, ये व्यू बढ़वाना हमारे हाथ में नहीं होता है। व्यू बढ़वाना ऑडियंस के हाथ में होता है, जो देखने वाले होते हैं व्यूअर्स, उनके हाथ में होता है। तो ये व्यू तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ही शेयर करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए। ये हमारी बात होती हाथ की तो हम अपने व्यू अपने आप बढ़ा लेते, लेकिन ये व्यू देखने वालों के हाथ में होते हैं क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतने ही व्यू आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्क से अंतः क्रिया करके सीखते हैं? यहां सेंटेंस कह रहा है अपने से ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति, अपने से ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है उसको कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल। MKO मोर, अधिक जानकारी। किससे? हमसे।
अधिक जानकारी वाला व्यक्ति जिसके साथ हम बातचीत करके, जिसके साथ अंतः क्रिया करके हम सीखते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है लेव वाइगोत्स्की का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की का ये कथन है। ठीक है ना? हाँ, आप ऑडियंस से कहते रहिए और व्यू बढ़वाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहेंगे तो जरूर एक न एक दिन आपकी मेहनत सफल होगी, व्यू जरूर बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहना जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देखिए, अनुकूलन शब्द जीन पियाजे का है, पुनर्वलन स्किनर का है, सांस्कृतिक परिवेश ही केवल वाइगोत्स्की का है, आनुवांशिकता की उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो हम जिस संस्कृति में, जिस समाज में रहते हैं, क्योंकि उसके सिद्धांत का तो नाम ही है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको यहां एक कीवर्ड पकड़ लिया आपने, क्या? सांस्कृतिक परिवेश। और वैसे भी कई तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं। ये एडेप्टेशन जीन पियाजे का है, पुनर्वलन स्किनर का है, आनुवांशिकता का जनक मेंडल है। बात पूछी गई है वाइगोत्स्की की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत का। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार शरीर और वस्तुओं, शरीर के साथ और वस्तुओं के साथ कुशलता पूर्वक उपयोग कौन करता है? तो शरीर के साथ जो व्यक्ति क्रियाशील होते हैं उनमें तर्कीय या गणितीय बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर क्रियाशील नहीं होता, उनका मस्तिष्क क्रियाशील होता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन तीसरा, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। अंतरवैयक्तिक बुद्धि दूसरों के मनोभावों को समझते हैं, इनका क्या तगड़ा होता है? संवेगात्मक बुद्धि तगड़ी होती है इनमें। इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है ये, दूसरों की भावनाओं को समझना। और भाषाई बुद्धि में आते हैं कवि, इनकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में कौन से लोग आते हैं? जो शारीरिक रूप से क्रियाशील रहते हैं, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, जैसे कि खिलाड़ी, जैसे कि जिम्नास्टिक, जैसे कि किसी भी वाहन को चलाने वाले लोग बाग, जैसे कि तैराक, जैसे कि मुक्केबाज, जैसे कि धावक। इनका शरीर बहुत एक्टिव रहता है। ये लोग हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गति संवेदी बुद्धि में आते हैं। और हिंट दे दी है, शरीर की कुशलता, शरीर की कुशलता, शरीर का जो हमारे गेस्चर होते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो डांसर्स में होती है, जितने भी नृत्यक और नृत्यांगनाएं होते हैं, वो काय का खेल दिखाते हैं, वो शरीर को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो शरीर की कुशलता को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सेकंड। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कितनी? 8। और वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको याद रखनी है। 4 यहां पे दे रखी हैं, 4 यहां पे दे रखी हैं, और जो नहीं दे रखी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे सारी आती हैं, क्योंकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं। 4 दे रखी हैं। कौन सी नहीं दे रखी है वो देखते हैं। एक तो नहीं दे रखी है संगीतात्मक, एक बुद्धि होती है संगीतात्मक बुद्धि। और एक कौन सी नहीं दे रखी है? एक नहीं दे रखी है अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक बुद्धि कौन सी होती है? जो अपने आप को समझने में काम में आती है। एक ये बुद्धि हो गई। एक कौन सी नहीं दे रखी है? एक नहीं दे रखी है स्थानिक, स्पाशियल, जिसको दैसिक भी कहते हैं, ये बुद्धि नहीं दे रखी है इसमें 4 ऑप्शनों में। और एक बुद्धि नहीं दे रखी है जिसका नाम है प्राकृतिक, जो पशु पक्षियों, खनिज संपदाओं, कृषि संपदाओं, वनस्पति विज्ञान, इसका अध्ययन करती है, इसका नाम होता है प्राकृतिक। तो देखिए, एक बुद्धि ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, 5वीं ये हो गई, 6वीं ये हो गई, 7वीं ये हो गई और 8वीं ये हो गई। इस प्रकार ये हार्वर्ड गार्डनर के
बहुबुद्धि सिद्धांत की, बहुआयामी सिद्धांत की 8 प्रकार की बुद्धि आपके सामने मैंने लिख दी है। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हो गया हूं। जो भी बुद्धि आपको समझनी है हमारी पुरानी वीडियो में जाके आप देख लेंगे, तो आपको किसी न किसी बुद्धि के बारे में हमने रोजाना एक्सप्लेन किया है, तो वो वाली बुद्धि आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 11वां, वो भी हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित सिद्धांत क्या है कि जिनकी दृश्य स्थानिक बुद्धि तीव्र होती है वो क्या कर सकते हैं, वो उनमें क्या शामिल है, वो छवियों को चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता उनकी होती है। लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशील रहते हैं। तो यार ये वाली जो बुद्धि है, ये वाली बुद्धि तो उन लोगों में पाई जाती है जिनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, संगीतात्मक। तो ये तो आंसर होने से रहा। कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता होती है जिनके अंदर बुद्धि पाई जाती है, भाषाई। ये आंसर होने से रहा। और लास्ट वाली बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, जो लोग कौन सी बुद्धि रखते हैं, प्राकृतिक बुद्धि। एक ही ऑप्शन बचता है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर पहला वाला, क्योंकि इनकी छवियों को देखने की, क्योंकि इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इनमें आते हैं चित्रकार, मूर्तिकार, में आते हैं नाविक, जिनको दिशाओं, इन लोगों को कायका का ज्ञान होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है, इनको दूरी का ज्ञान होता है, इनको स्थान का ज्ञान होता है, इनको नक्शाओं का ज्ञान होता है। ऐसे लोग जिनको इतनी सारी नॉलेज होती है उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। 11 का सी कह रहा है कोई, सी कौन कह रहा है, 11 का प्रबल प्रताप सिंह कह रहे हैं। अरे सी वाली बुद्धि तो यार भाषाई लोगों में पाई जाती है, जिनके अंदर भाषाई शाब्दिक बुद्धि होती है, वही तो कहानी कविताओं को कह पाते हैं। गलत आंसर किया है किसी ने, जो किया है प्रबल प्रताप ने, अब चेंज कर दिया अपना आंसर, कोई बात नहीं है, चलिए गलतियां हो जाती हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है। सह शिक्षा किसे कहते हैं, जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हो, को एजुकेशन। उसमें लड़कों के लिए एक शिक्षक ने कमेंट किया है कि मजबूत बनो। क्या कमेंट किया है, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। किसको बढ़ावा देगा ये कथन, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है ये जेंडर रूढ़िवादिता का। कई बार बता चुका हूं मैं, इसी को भेदभाव कहते हैं, इसी को पक्षपात कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी एक पर्टिकुलर लिंग के प्रति अपनी सोच को संकुचित कर लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। लड़के लड़की में भेदभाव करना, पक्षपात करना, या किसी एक के लिए ही कोई एक चीज को उपयुक्त मानना क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे हैं, उस क्लास में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उचित समावेशन की, मानकीकृत मूल्यांकन की, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम की, या दृष्टिकोण में अनम्यता की। अगर आपकी क्लास में अनेक तरह के विद्यार्थी हैं, अर्थात आपकी क्लास में दो तरह की चीजें शामिल हैं, एक तो आपकी क्लास समावेशी है और एक आपकी क्लास में डायवर्सिटी है, व्यक्तिगत भिन्नता है, या कह सकते हैं कि आपकी क्लास में विविधता है। इन तीनों बातों का मतलब एक ही होता है, समावेशी शिक्षा इज कॉल्ड विविधता, इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तीनों बातों का मतलब एक ही होता है, चाहे क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाए समावेशी शिक्षा के बारे में, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए विविधता के बारे में, तीनों का आंसर सेम ही सोच के देके आना है कि तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐसी कक्षा में आपकी रणनीति क्या होगी,
कठोर मूल्यांकन पद्धति आप बनाएंगे नहीं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना नहीं चाहिए, दृष्टिकोण में कठोरता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां अगर नम्यता शब्द होता तो होता लचीलापन, यहां लग गया अ माने नहीं, आपके सोच में लचीलापन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सभी को उचित समावेशन करेंगे, सभी लोगों को क्लास में जोड़ेंगे, जिससे कि सभी के साथ समता का व्यवहार किया जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने आंसर सही किया है। गुड इवनिंग, जो भी अभी लास्ट में आई हैं उनको भी गुड इवनिंग, जिनका नाम क्या है, नीलू सिंह। गुड इवनिंग नीलू सिंह जी। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए, यहां पकड़ेंगे शब्द, सीखने के लिए हो रहा है, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, और फॉर लर्निंग वाला तो अच्छा होता है, फॉर लर्निंग वाला अच्छा मूल्यांकन होता है, अच्छा मूल्यांकन होता है तो अच्छा ही पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। पॉजिटिव आंसर ढूंढने हैं तो मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति गलत, क्योंकि रणनीति बच्चों की जो बनानी है, मूल्यांकन करने के तरीके ढूंढने हैं, वो एक तरीका नहीं ढूंढना है, अनेक तरीके ढूंढने हैं, बहुत सारे तरीकों से मूल्यांकन करेंगे। जैसे आपने बच्चों का मौखिक मूल्यांकन किया और आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा हुआ जो बोल नहीं सकता है, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मूल्यांकन की रणनीति बहुत सारी होनी चाहिए। दूसरा, सीखने के लिए मूल्यांकन, एक मिनट रुकेंगे जरा, मैं पानी पी लेता हूं, बोलते बोलते बार बार खांसी आ रही है। एक मिनट रुकेंगे, फिलहाल आप आंसर करेंगे। खुशबू बघेल ने भी कहा है, भारती त्यागी ने भी कहा है, डॉली सिकरवार ने भी कहा है, अश्विनी यादव ने भी कहा है, बनवारी लाल कह रहे हैं डी, बनवारी लाल यादव जी कह रहे हैं डी, और कृष्णवीर चौधरी ने कह दिया पहले ही बी। चलिए देखते हैं, पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, देखते हैं चलिए। रणनीति नेगेटिव नहीं होता है। कौन कह रहा था रणनीति नेगेटिव होता है? रणनीति का मतलब है प्लान, कैसी प्लानिंग करेंगे आप उसके लिए। रणनीति का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। चलिए, पहला हमने काट दिया है, ये पहला वाला इसलिए काटा है क्योंकि एक में एक ही बात हो रही है, एक ही प्लान नहीं बनाना है। ये रणनीति की वजह से नहीं काटा है हमने भारती जी, ये एक ही के चक्कर में काटा है कि एक ही तरीके से थोड़ी मूल्यांकन करेंगे बच्चे का। दूसरा, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। बहुत बढ़िया, यही आंसर सही है, क्योंकि सीखने के लिए मूल्यांकन होगा तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे बच्चों को किस चीज में परेशानी आ रही है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे हम मूल्यांकन तकनीकों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसी हमारी सोच किस वाले मूल्यांकन में रहती है? सीखने के लिए मूल्यांकन में। बाकी का और देख लेते हैं। यह बच्चों की व्यवस्थित व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, गलत पहचानता है। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। हमें कोई भी बच्चा पहचानना नहीं है, क्योंकि हम क्लास में हाँ मैनी प्लान होने चाहिए, ये सही कहा है किसी ने, जिसने भी कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना नहीं, असुरक्षा की हीनता की भावना पैदा करना नहीं, छात्रों के बीच तुलना करना नहीं,
सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करना, ये आपके मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, जो कि इस प्रश्न का बहुत ही सरल और आसान जवाब है। 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहना चाह रहा है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट दिया है सभी लोगों ने 15 का आंसर। कथन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चों को ही लाभ मिलता है क्या? गलत हो गया ना, समावेशी शिक्षा में तो सभी बच्चों को लाभ मिलता है, चाहे वो विशेष हो चाहे सामान्य हो। तो जब पहला गलत मिल जाता है तो फिर दूसरे वाले को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट आइए, ए और आर दोनों गलत हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस मैंने बना रखी है कि अगर हमने पहला सेंटेंस पढ़ा और पहला पढ़ने के हमारे दिल ने और हमारे दिमाग ने ये कह दिया कि पहला सेंटेंस तो गलत है, तो फिर दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगाओ कि ए और आर दोनों गलत हैं। फिलहाल पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को बढ़ावा दिया जाए, नहीं, सभी बच्चों की जरूरतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ना। पोषित का मतलब होता है पूरा करना, बढ़ावा देना। तो जरूरत समावेशी शिक्षा में किसकी जरूरत को नहीं देखा जाता? सभी बच्चों की जरूरतों को देखा जाता है ना, सभी बच्चों की जरूरतों को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए पहला गलत है तो दूसरा भी गलत है, और जब दूसरा गलत है और तो पहला गलत है और पहला गलत है, तो आंसर एक ही सही है कि ए और आर दोनों कथन गलत है। चलिए आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, जो किसी कारण से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषाई इन कारणों से पीछे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, जिनको ये जरूरतें पूरी नहीं मिल पाई हैं समय से, ऐसे बच्चों को, छात्रों को आपको क्लास में एडजस्ट करना है। तो आप कौन से तरीकों का पालन करेंगे? इनका आप सामाजिक बहिष्कार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामाजिक हाशिए पर डाल देंगे आप इनको और पीछे धकेल देंगे? ऐसा भी नहीं करना है। कठोर मानकीय गलत है। आप इनके लिए बहुत सारे तरह के निर्देश अपनाएंगे जिससे ये कैसे भी क्लास में खुद को एडजस्ट कर लें। विविध प्रकार का मतलब है कई प्रकार से गाइड करेंगे, आप कई प्रकार से निर्देशित करेंगे कि आप ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे क्लास में एडजस्ट हो जाइए। इस प्रकार 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 17वें प्रश्न का आंसर किसी ने भी अभी तक तो सही दिया नहीं है। 17वें का डी होगा। अगर कोई बच्चा वंचित पृष्ठभूमि का है तो आप उसे क्लास में कैसे एडजस्ट करेंगे? आप लोग बता रहे हैं गलत, गलत आंसर बता रहे हैं आप सभी लोग। अब सही होने लग गया सबका आंसर जब मैंने बता दिया, और मेरे बताने के बाद तो आप सही कर ही लेते हैं ना। तो इसमें आपका बताना क्या हुआ? जब आप मेरे बताने से सही कर रहे हैं तो आपका बताना क्या हुआ? क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिज विकलांगता, जिसको शरीर की विकलांगता है, चलने फिरने की समस्या है, से जूझते विद्यार्थी के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? कौन सी तकनीक, कौन सा इसमें से उपकरण उस शरीर की समस्या वाले बच्चे के लिए सहायक होगा? व्हील चेयर, अर्थात व्हील चेयर वाली पहिया कुर्सी जो होती है, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, या स्पर्श सामग्री? पहले आपको समस्या देखनी है, उसके हिसाब से आंसर देखना है। तो ये तीन तो हो नहीं सकते हैं। अगर चलने फिरने में दिक्कत है तो व्हील चेयर उपलब्ध करा दीजिए, पहियों से चलने वाली जो कुर्सी होती है उसे दे दीजिए। हाँ जी, हमारी क्लास रोजाना ही होती है और लगभग 7 बजे ही होती है। हाशिए का मतलब होता है
हाशिए का मतलब होता है, हाशिए का मतलब होता है, हाशिए का मतलब होता है, हाशिए का क्या मतलब होता है भाई? हाशिया कहाँ है? हाशिए का मतलब होता है वंचित समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को और गणना करने में अगर कठिनाई हो रही है तो उसको कौन सी समस्या है? गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, लेखन वैफल्य या शालीनता है? गणित वाली प्रॉब्लम के लिए कौन सी? राधे राधे मिस्टर राजवीर जी। अगर गणितीय अवधारणाएं और गणना में कठिनाई किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गणना करने में मैं इनके इंग्लिश में नाम लिख देता हूं, इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, इसको कहते हैं डिसग्राफिया, इसको कहते हैं ऑटिज्म। अब तो बता दो। तो ये जो गणितीय अक्षमता होती है ये डिसकैलकुलिया होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणज वैकल्य। ठीक है, सरल क्वेश्चन था, इसको आप कर आना। मुझे पूरा भरोसा है कि अधिगम अक्षमता वाला जो भी क्वेश्चन आएगा सीटेट में वो आपका सही होना चाहिए। फिलहाल आपको क्रिएटिव बच्चों की विशिष्ट पहचान ढूंढनी है कि कौन सा बच्चा इनमें से क्रिएटिव होता है, जो विचारों में लचीलापन न रखता हो, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता रखता हो, जटिलता के लिए वरीयता रखता हो और अविसारी सोच रखता हो। आप बताइए कि क्रिएटिव बच्चों की कौन सी विशेषता है इनमें से? क्रिएटिव बच्चों की विशेषता बताइए जरा। क्रिएटिव बच्चों की विशेषता बताइए। कृष्णवीर का आ रहा है 20 में का ए। लाखन का आ गया है, लखन है कि लाखन है, जो भी है ए। बनवारी लाल यादव का आ गया है सी। देखते हैं, देखते हैं जरा क्या आंसर होगा। कमेंट आने दीजिए, पहले कमेंट आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है लोगों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि लोग बाग इसमें फंस गए हैं। चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है। देखिए ये जो शब्द है अनम्यता, 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 अ माने होता है नहीं और नम्यता माने होता है लचीला। नम्य माने लचीला, जो लचीला ना हो। तो इस सेंटेंस का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ तो कठोर हो जाएगा। तो अनम्य का अब अर्थ क्या निकला? कठोर। क्रिएटिव बच्चे विचारों में कठोर होते हैं कि क्रिएटिविटी की यह विशेषता होती है विचारों में लचीलापन, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। ये ऊब जाए तो उसके लिए सहिष्णु नहीं होते हैं। हाँ, ये जटिल कामों को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। ये आंसर सही है। इनके सामने समस्या प्रॉब्लम जटिल से जटिल होनी चाहिए, उसको प्रेफरेंस देते हैं ये। और इनकी सोच अभिसारी नहीं होती, इनकी सोच होती है अपसारी। तो ये वाला ऐसे गलत हो गया। ये जटिल कामों को वरीयता देते हैं, जटिलता के लिए हमेशा इनके दिमाग में नई नई आइडिया, नई नई चीजें, ये कठिन से कठिन चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमें बताइए कि हम ढूंढेंगे इस चीज का रास्ता। क्रिएटर कौन होते हैं? जो हमेशा आविष्कार करते हैं लोग, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं जिनकी सोच वैज्ञानिकों जैसी होती है, तो वो जटिल से जटिल समस्याओं को प्रेफरेंस देते हैं कि हमें ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है?
पुरस्कार और दंड नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, हाँ ये होने चाहिए, सही है। सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। राइट आंसर तो मिल गया है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम तभी होगा जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बच्चों को लगातार अवसर प्रदान करेंगे। प्रतिस्पर्धा वाला तो ऑप्शन गलत होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, शिक्षार्थी केंद्र दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र होती है। गलत है। शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, बाल केंद्रित सोच वो नहीं होती जहां पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें जो बच्चे की होती हैं वो सीखने का मुख्य केंद्र होती है। नहीं, बाल केंद्र शिक्षा में तो सीखने का मुख्य केंद्र क्या होती है? गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत होगा। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तकों को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत है। तो ऐसी स्थिति मैंने बताया था कि फोर्थ ऑप्शन सही होता है। राइट आंसर है फोर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक सामाजिक रचना कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार होता है? बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन से, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। एक उद्दीपन, गलत हो गया। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। देखिए, सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? ये कक्षा कक्ष होती है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि उसका मानना था कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष होनी चाहिए, तो उसमें ज्ञान का बच्चे क्या करते हैं? दूसरे की सहायता से निर्माण करते हैं। सह का मतलब है किसी के साथ में, और ज्ञान का क्या हो रहा है? रटा नहीं जा रहा है, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो जब हम दूसरों के साथ सह अंतः क्रिया करके, वयस्कों के साथ, अपने संग साथियों के साथ जब हम सह अंतः क्रिया करके सीखते हैं, तो वो जो रचना सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष बनता है वो वाइगोत्स्की का बनता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहना चाह रहा है कि खाली स्थान अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण आधार होना चाहिए। अनुकूलन और पुनर्बलन, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सहकारात्मकता और पृथकीकरण और नामीकरण। बहुत सरल क्वेश्चन है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। राइट आंसर है कि आप क्लास में सभी के सहयोग से, सभी को कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सीखना अच्छा हो जाएगा। 24 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 में का कृष्णवीर कह रहे हैं ए। कृष्णवीर, तुम्हारी इतनी मट्टी खराब हुई है बेटा, विशेष मट्टी खराब है तुम्हारी। 24 में का आंसर ए होगा। आज की बाल केंद्र शिक्षा के अनुसार आप बच्चों को पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित क्लास में अवेलेबल करवाएंगे। बेटा तुम्हारी मट्टी विशेष खराब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कथन ए, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने की एक प्रभावशाली तकनीक है। अरे आप बढ़ावा, अच्छी चीजों के लिए बढ़ावा तो किसी को भी दीजिए ना, चाहे वो मध्य विद्यालय का बच्चा हो, चाहे प्रारंभिक विद्यालय का बच्चा हो, चाहे उच्च शिक्षा का बच्चा हो। इस बात का कोई मतलब नहीं है। बच्चा कोई भी हो, काम अच्छा हो रहा है तो सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहली लाइन तो सही है बिल्कुल। कारण कह रहा है, कारण क्या कह रहा है? कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है
बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, तभी तो ये करना चाहिए। तर्क भी सही है तो तर्क भी सही है, तो दोनों सही होते हैं, दोनों सही होते हैं, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए वाला आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन बताइए, कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए, किसी के भी द्वारा नहीं पूछे जाने चाहिए, छात्रों और शिक्षकों दोनों के द्वारा पूछे जाने चाहिए और उत्तर दिए जाने चाहिए। दोनों ही प्रश्न पूछे और दोनों ही उत्तर दें, यही विकल्प ऑप्शन सही है। हमेशा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा वो अच्छी होती है जहां बच्चे और छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछें और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दें, वही क्लासरूम बहुत अच्छा होता है, और तो कोई क्लासरूम अच्छा होता नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पुरस्कार देकर, नकारात्मक पुनर्वलन देकर। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है पुनर्वलन, सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। दंड के भय द्वारा या सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। तो देखिए ये तीनों नेगेटिव हैं, ये है केवल पॉजिटिव, क्योंकि बात पूछी है अंदर से प्रेरणा कब मिलती है। अंदर से प्रेरणा जब होती है जब हम खुश होते हैं, जब हमें खुशी होती है, जब हमसे कहा जाता है कि बेटा आप अपनी खुशी से काम कीजिए, खुशी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, तो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। आ गया है आज की क्लास का 28वां क्वेश्चन। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं? अरे मैंने आपसे बताया था बच्चा चाहे कोई भी हो, ज्ञान का निर्माण हो रहा है तो अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ज्ञान रट नहीं रहा है, वो ज्ञान को बना रहा है, निर्मित कर रहा है। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, हाँ होना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करके, ये भी होना चाहिए। पूछताछ के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से, ये भी होना चाहिए। शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करके, ये भी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि ज्ञान का निर्माण किसी भी तरीके से हो और वो तरीका सही है, रटना नहीं है उसमें, तो काम अच्छा होता है। हाँ जी, 28 में का डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछ रहा है मध्य विद्यालय का बच्चा है वो। मध्य विद्यालय का बच्चा कौन सा होता है? मध्य विद्यालय का बच्चा वो होता है जो कक्षा 9th 10th में पढ़ता है, और 9th 10th में पढ़ने वाले बच्चे को आप अमूर्त समस्याएं भी दे सकते हैं, वो उनको सॉल्व करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी आयु हो जाएगी फिर 11 वर्ष से ऊपर, और 11 वर्ष से अगर वो ऊपर हो जाएगा तो वो अमूर्त संक्रियाओं को काम कर लेगा, क्योंकि जीन प्याजे की अवस्था कहती है। यहां देखिए ये इसमें अमूर्त समस्याओं पर काम करना इसलिए सही माना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मध्य विद्यालय, मध्य बाल्यावस्था नहीं, मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय स्कूल कौन सा होता है? मिडिल स्कूल, जिसमें कक्षा 9th माध्यमिक। देखिए दो विद्यालय होते हैं, एक होता है माध्यमिक, एक होता है उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी और बेटा हायर सेकेंडरी। माध्यमिक में आती है कौन कौन सी क्लास? कक्षा 9 और 10। उच्च माध्यमिक में कौन कौन सी आती है? 11 और 12। इस वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा है, क्यों? क्योंकि यहां क्या कह रहा है? मध्य विद्यालय का बच्चा है, माध्यमिक विद्यालय की क्लास का बच्चा है। क्योंकि अभी मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो बात आज आपको बहुत अच्छी लगेगी। अभी मेरी बात पर ध्यान रखिएगा। इस 28वें क्वेश्चन के बारे में मुझे आपको एक बात बतानी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को खाली स्थान और असफलता को खाली स्थान के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सफलता, योग्यता स्थायी नहीं है, ये तो बदलती रहती है। शर्मनाक और अपमानजनक, ये तो गलत हो गया। वृद्धिशील है, योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, और असफलता सुधार के अवसर के योग्य होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, दोनों गलत हैं। ठीक है ना? योग्यता वृद्धिशील है और असफलता में सुधार किया जा सकता है। इस तरह को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है भाई?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? आपकी पढ़ाई में अकादमिक कहते हैं आप जो पढ़ते हैं, एकेडमिक शिक्षा लेते हैं, उसमें से कौन सा कारक आपको विफल करेगा, मतलब फेल करेगा? सहयोगात्मक शिक्षा तो फेल करेगी नहीं, समावेशी शिक्षा फेल करेगी नहीं, सार्थक अधिगम फेल करेगा नहीं, केवल और केवल जो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आपके आज बेहतरीन 30 क्वेश्चन हो गए जिसको हमने बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया है। मुझे लगता है कि आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। हमने अपने आज के छठवें मॉक टेस्ट के बेहतरीन 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 5 मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो आप दोबारा से हमारे YouTube चैनल पर जाकर उन 5 मॉक टेस्टों को भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि हर पेपर में एवरी क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, एवरी एक्सप्लेनेशन इज इंपोर्टेंट। ठीक है, कृष्णवीर कह रहा है कि मेरे सरल सवाल हमेशा गलत होते हैं, तभी मैंने कहा था कि बेटा तुम्हारी विशेष मट्टी खराब है। सरल चीज गलत नहीं होनी चाहिए, कठिन तो कठिन होती ही है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि ये जो आज हमने मॉक टेस्ट किया है, ये मॉक टेस्ट जूनियर वाला था, ये विशेष बात थी 28वें क्वेश्चन पे। अब आप मुझे बताइए कि जूनियर की साइकोलॉजी और प्राइमरी की साइकोलॉजी में आपको कोई अंतर नजर आया है? कोई अंतर नजर नहीं है, सारी चीजें वही प्राइमरी में है, वही जूनियर में है। तो आप लोग खामखा टेंशन लेते रहते हैं कि प्राइमरी की साइकोलॉजी है कि जूनियर की साइकोलॉजी है। मुझे तो कोई अंतर आज तक समझ में आया नहीं है। आपने आज जूनियर की मॉक टेस्ट किया, जूनियर का मॉक टेस्ट किया, इससे मैं आपको ये लगा कि सर इसमें प्राइमरी होता तो क्या करके आते, जूनियर होता तो क्या करके आते? अरे चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, साइकोलॉजी दोनों में समान है, कोई अंतर नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, भारती त्यागी जी थैंक यू सो मच, आपने हमारी तारीफ की इसके लिए। और कृष्णवीर से कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं ही कुछ कह सकता हूं केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी यादव थैंक यू सो मच। नो डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी सीडीपी एंड जूनियर सीडीपी। मैंने आज आपको एग्जांपल भी दे दिया है, ये जूनियर सीडीपी का मॉक टेस्ट किया था, देख लीजिए। मैंने आपको बताना था मुझे लास्ट में कि आज मैं आपको सरप्राइज दूंगा कि मैंने आज कौन सा मॉक टेस्ट कराया है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और क्लास समाप्त हो गई है। मुझे